कुछ टिप्स दी जाएंगी, कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे इनको याद करने के। ठीक है, आपको वो याद करना है, उनको फॉलो अगर आप करोगे ना तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एकदम। बाद एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या करते हैं, ये आउटर कवरिंग जो होती है ना ऑर्गन्स की, और जो हमारी ट्यूब्स होते हैं, है ना, जो हमारी कैविटीज होती है, उनको लाइन अप करता है। जैसे लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है। अंदर एल्वोलाई क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, बलून की तरह, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो जाती है, गैसें जो है जहां पर जाकर फिल हो जाती है। बच्चों को ग्लैंड्स में और डक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है। इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, उन स्पेस में जाके ये वहां पर ये फिल हो जाता है। ठीक है, दोनों इसके अंदर आ गए, स्ट्राइटेड भी होंगे और इनवॉलेंट्री भी होंगे। क्या है बेटा? ये सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी या साइटोन, इसे साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। अब केमिकल की फॉर्म में वो मैसेज जो है वो रिलीज हो गए, इम्पल्सेस जो है वो कन्वर्ट हो गई, केमिकल्स के फॉर्म में रिलीज हो गई। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे के साथ अटैच तो है नहीं, थोड़े से डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन है ना, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 9 बायोलॉजी का टिश्यूज चैप्टर। पार्ट 1 में हमने प्लांट टिश्यूज डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम लोग एनिमल टिश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जिन बच्चों ने पार्ट 1 देखा होगा उनको प्लांट टिश्यूज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और शायद से टिप्स पे भी होगा। अगर है तो कमेंट्स में मेंशन करके बताओ। और आज हम लोग एनिमल टिश्यूज डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों से वो मिस हो गया बेटा, उस पार्ट को जरूर देख लेना। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना ताकि एनिमल टिश्यूज भी आपके टिप्स पे हो जाए। ठीक है बेटा, और साथ के साथ नोट जरूर बनाते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। कुछ टिप्स दी जाएंगी, कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे इनको याद करने के। ठीक है, आपको वो याद करना है, उनको फॉलो अगर आप करोगे ना तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एकदम चलते फिरते में आप एकदम थॉरोली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी हेल्प के। लेकिन बस वो जो चीजें आपको बताई जाएंगी ना बेटा, उनको फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एनिमल टिश्यू जान लेते हैं कि भाई एनिमल टिश्यू होता कितने टाइप का है। देखो मेन जब हम बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? 4 टाइप्स का के एनिमल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पेन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं बेटा? मेन 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? देखो, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं मेन। कौन कौन सा? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है? देखो मेन एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 6 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से 6 टाइप्स बेटा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, साथ के साथ बोलते जाना। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, 6 टाइप के हमने देखे। कौन कौन से? एक बार पीछे पीछे बोल लो। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, हमने जाना 6 तरह के हमारे पास एनिमल टिश्यूज। कौन कौन से? एपिथेलियल के पार्ट्स हमने जान लिए। मस्कुलर टिश्यूज के कितने टाइप्स है बेटा? मेन 3 टाइप है। कौन कौन सा? स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल। कौन कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, हमने मसल टिश्यू देख लिया, ये भी 3 टाइप के हैं। कनेक्टिव टिश्यू जान लेते हैं, भाई हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से, है ना। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कितने टाइप के हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर,
सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कितने टाइप का है बेटा? देखो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। कितने? 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं। कौन कौन सा? एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस। वैसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का है, कार्टिलेज एंड बोन। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th-7th क्लास में। ठीक है, ये 3 टाइप का हो गया कनेक्टिव टिश्यू, और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का बेटा? ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ये हम लोग जानेंगे आगे चल के ये क्या है ना, होता क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। और उसके बाद नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मेन पहले हम इसकी एक समरी ले लेते हैं। देखो बेटा, सुनने में बड़े टफ से नाम लग रहे होंगे ये, है ना, सुनने में टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, इसका एक चार्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लेना। ठीक है, और डेली बेसिस पे इन पे गो थ्रू होना, चलते फिरते में देख लेना कि कौन सा टिश्यू कितने टाइप का है, उसके फंक्शंस क्या है, रिकॉल करने की कोशिश करना। देखना 101% आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में कि भाई टिश्यूज कितने टाइप के हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। तो अगर आप देख रहे होगे तो बेटा मसल टिश्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, भाई कार्डियक मसल भी है ना, हार्ट की, स्केलेटल मसल भी है, स्मूथ मसल भी है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या करते हैं, ये आउटर कवरिंग जो होती है ना ऑर्गन्स की, और जो हमारे ट्यूब्स होते हैं, है ना, जो हमारी कैविटीज होती हैं, उनको लाइन अप करता है, सही जगह से सही ढंग से लगाता है ये उसको, एपिथेलियल टिश्यू। तो कहाँ पाया जा रहा है? जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स हैं वहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, या दूसरे हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें पाया जा रहा है, लाइनिंग कर रहा है, स्किन का सरफेस जो है इसका बना रहा है। फिर जो नर्व टिश्यूज हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं? ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, नर्व्स के अंदर पाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, टेंडन्स हो गए, बोन्स हो गया, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज हो गए। फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज जैसे कि लिगामेंट्स की हम बात करेंगे, कार्टिलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कनेक्ट तो कर रहे हैं ना, बोन्स वगैरह को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, मसल्स को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक समरी तो आपको पता चली क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे और उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहला काम क्या करता है? सरफेस को कवर करता है, किसी भी ऑर्गन के सरफेस को कवर करता है। और क्या कर रहा है? ये जो भी ट्यूब्स हैं और कैविटीज है ना बेटा, उनको लाइन अप कर रहा है। ठीक है, उनको लाइन अप कर रहा है। तो भाई सरफेस को कवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्गन को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है ना। ठीक है, तो इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, ऑल राइट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं हम। इसके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कनेक्टिव शीट की फॉर्मेशन करते हैं। इसके सेल्स टाइटली पैक्ड होंगे और किसकी कंटिन्यूस शीट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें ठीक है टाइटली पैक्ड है, बट कहीं कहीं स्मॉल थोड़ा बहुत जो है स्पेस वो रह जाता है। अब ये जो थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है ना, तो इसमें स्मॉल अमाउंट में कनेक्टिंग मटेरियल होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना ये टिश्यूज, तो ऑब्वियसली भाई किसी ना किसी मटेरियल से तो कनेक्टेड होंगे ना। तो इसमें स्मॉल अमाउंट में कनेक्टेड मटेरियल होता है और ऑलमोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं होता। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं होता। अब जितने भी एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये यूजुअली क्या करते हैं बेटा? इनके नीचे जो भी अंडरलाइंग टिश्यू होंगे ना, उसको ये सेपरेट करते हैं। कैसे? कि भाई एक सब्सटेंस को ये सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जिससे कि उसकी लेयर आ जाती है, तो इसके नीचे वाले टिश्यू से ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब वस्कुलर टिश्यूज के अंदर बिल्कुल भी ब्लड वेजल्स नहीं होता। ठीक है, ब्लड वेजल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वस्कुलर टिश्यूज में ब्लड वेजल्स नहीं होता। तो अपने स्पेस और फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये जो सेल्स हैं, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है। अभी हमने देखा था, है ना, इनको क्लासिफाई किया गया था एपिथेलियल टिश्यू को 6 टाइप में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम की।
ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम के, जिसे पेमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी शेप देख रहे होगे तो स्क्वायर शेप के आपको ये नजर आएंगे। इसके जो सेल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं। थिन का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ से देखो ये थिन है ना, और फैट होते हैं। ठीक है, थिन होते हैं और फैट होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। और एक बहुत पतली सी डेलिकेट लाइनिंग की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू है भाई, लाइनिंग तो बनाएगा ना, है ना, कवरिंग तो करेगा ना, तो एक डेलिकेट लाइनिंग की फॉर्मेशन करता है। जैसे लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है ना। जो विंड पाइप होता है वो ट्रैकिया होता है बेटा। ठीक है, तो ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है, उसकी लाइनिंग कर रहा है, माउथ की लाइनिंग कर रहा है, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग कर रहा है। ठीक है, एल्वुलाई है लंग्स के अंदर। एल्वुलाई क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाई, जो मतलब हमारे लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, बलून की तरह, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो जाती है, गैसेज जो है जहां पर जाकर फिल हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। जैसे मान लो ये हमारा लंग है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई ये हमारा लंग है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी ब्रोंकियोल्स जा रहे होंगे और इसमें ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा बलून की तरह। ठीक है, मिलियंस में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज चलता है हमारी बॉडी से। ठीक है भाई, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आकर और हमारे लंग से हमारे नोज के थ्रू आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो जो एल्वुलाई है ना लंग्स के, उसकी भी ये लाइनिंग कर रहा है। कौन कर रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, जो बोमन कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का, उसकी भी लाइनिंग कर रहा है। बोमन कैप्सूल क्या होता है, देखो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है बेटा, किडनी में। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके जो है किडनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इतना आपको पता है कि भाई किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है ना। अब इस किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और वहां पर जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन होती है ना, वो बोमन्स कैप्सूल में कुछ इस तरह से नेफ्रॉन होता है। देखो अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन होता है। ठीक है, जैसे ये बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक, तो ये नेफ्रॉन्स में यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये जो बोमन कैप्सूल है ना बेटा, यहाँ पर ये छन्नी की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये छन्नी की तरह काम करता है। ब्लड जो है यहाँ प्राइमरी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और ब्लड यहाँ से जो है नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है, बोमन्स कैप्सूल से नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है। और ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इसकी जो लाइनिंग है ना, ये किससे बन रही है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बन रही है। ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो कवरिंग है, वो किससे बन रही है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बन रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने देखा कि भाई ईसोफेगस जो है इसकी कहाँ की लाइनिंग बना रहा है, ईसोफेगस की, हमारे फूड पाइप की, हमारे माउथ की लाइनिंग बना रहा है, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग बना रहा है, एल्वुलाई की लाइनिंग बना रहा है लंग्स के अंदर, है ना, और बोमन्स कैप्सूल की, नेफ्रॉन जो है उसमें जो बोमन कैप्सूल है उसकी लाइनिंग बना रहा है। कौन, स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ आ गया होगा, आई होप आपको, है ना। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम की हम बात कर लेते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा, ये क्यूब शेप के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, क्यूब शेप के सेल्स दिख रहे हैं। और ये क्या बना रहा है बेटा, ये जो किडनी की ट्यूब्यूल है ना, उसकी लाइनिंग बना रहा है। जो डक्ट्स हैं सैलिवरी ग्लैंड के, उसकी लाइनिंग बना रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमने बोमन कैप्सूल का एक डायग्राम, हमने नेफ्रॉन का एक डायग्राम बनाया था, जिसमें ऊपर तो हमने बोमन कैप्सूल बनाया था, है ना, और नीचे ये ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन की थी इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये जो ट्यूब्यूल है ना, इसकी लाइनिंग कौन बना रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और जो डक्ट्स हैं सैलिवरी ग्लैंड के, उसकी लाइनिंग बना रहा है ये। देखो बच्चों को ग्लैंड्स में और डक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है। ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, ग्लैंड्स हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये, जैसे मान लो ये क्या है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड में जो ट्यूब्स होती हैं ना, जो ट्यूब्स हैं वो डक्ट्स हैं, वो जो सब्सटेंस सीक्रेट हुआ है ना, उसको वो बाहर लेके आएंगे। ठीक है, वो ट्यूब्स के थ्रू बाहर आएगा वो सब्सटेंस। ठीक है, तो
किडनी की ट्यूब्यूल की लाइनिंग जो है वो कौन बना रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा की फॉर्मेशन होती है, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी अमाइलिस होता है एक ग्लैंड, वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? सलाइवा को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब ये सैलिवरी ग्लैंड, वो जो सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड में बना है वो डक्ट के थ्रू, जो ट्यूब है उसके थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, तो वो जो सैलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट है ना, जो ट्यूब है, उसकी फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉल्यूमिनर यानी कि पिलर लाइक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, है ना बेटा। इसमें टॉल सेल्स होते हैं, दिख रहा है हमें, लंबे लंबे सेल्स हैं। और ये कहाँ पाया जा रहा है बेटा? हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसकी इनर लाइनिंग में पाया जाता है। इंटेस्टाइन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसकी इनर लाइनिंग में ये पाया जाता है। और यहाँ पर ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का प्रोसेस कर रहा है। अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन यानी कि क्या सिक्रेट कर रहा है भाई? अगर हमारे स्टमक की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ये पाया जा रहा है ना, कि भाई हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब मान लो अगर ये पाया जा रहा है, तो वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं ना, तो सीक्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं। और अब्जॉर्प्शन, भाई वहां पर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो वो वहां पर जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, इनका अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी तो वहीं पर चल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है ना, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जा रहा है, जहां पर अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस अमाउंट में जो वाटर अगर वहां पर अभी भी प्रेजेंट है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर वापस से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये हमारे इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें पाए जाते हैं, जहां पर अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है कि जो एपिथेलियल बैरियर है ना, वहां से इजीली मूवमेंट हो जाए। भाई उसकी लाइनिंग बना रहा है, ये लाइनिंग बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि भाई जो भी एपिथेलियल बैरियर्स हैं वहां पर जो मूवमेंट है ना सब्सटेंसेस की, वो जो है उसको फैसिलिटेट कर दे। यानी कि भाई हर एक चीज को तो अलाउ नहीं करेगा ना, पार्शियली सब्सटेंसेस जो है इसके अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर नहीं जा सकते, उसको ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगा? जो गैसियस एक्सचेंज चल रहा है ना, जो वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको अलाउ करेगा ये पास ऑन होने में, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसका, तो ये जो है ब्रश की तरह वर्क करता है कि सब्सटेंसेस को आगे धक्का देता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जब आप इसके टाइप्स देखोगे। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के, ये मॉडिफाइड होते हैं। 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बेटा। कौन कौन से? सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एंड सेंसरी एपिथेलियम। कौन कौन से? सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एंड सेंसरी एपिथेलियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो इसका फ्री एंड होगा ना बेटा, यहाँ पर सीलिया होगा। ये आपको हेयर लाइक सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर सीलिया है इसके एंड पे। अब ये क्या कर रहा है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। भाई ये ब्रश की तरह आगे आगे उनको भेज रहा है। ठीक है, ब्रश की तरह ये उनको आगे आगे भेज रहा है उन स्मॉल पार्टिकल्स को। तो ये कहाँ पाया जाता है? देखो, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनकी लाइनिंग्स में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी लाइनिंग में पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स की लाइनिंग में कैसे पाया जाता है? जैसे मान लो फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, जैसे ये वुमेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओवेरी है ये, और ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर यूटेरस है। तो ये ओवेरी है बेटा, यहाँ पर एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। तो ये ओवेरी को और यूटेरस को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल हेयर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस एग को आगे जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको आगे इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, फ्यूजन ताकि हो जाए एग का और स्पर्म का। ठीक है,
तो ये हमने देखा कि भाई ये फैलोपियन ट्यूब में की लाइंस में पाया जा रहा है, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं यानी कि रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं, जैसे नोज हो गया, है ना, हमारा ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गए, उनके सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। उनकी लाइनिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पर ये पाया जाएगा। ऑल राइट, तो सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लैंड सेल्स का तो अब आपको पता हो गया कि भाई केमिकल सब्सटेंसेस को ये बनाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं एपिथेलियल सरफेस पे। जैसे स्वेटिंग होती है ना हमको, भाई स्किन है, ये भी तो एपिथेलियल सरफेस है ना। तो हमें क्या हुआ, अब जैसे स्वेटिंग हुई तो बाहर की तरफ पसीना आ रहा है ना, बाहर की तरफ पसीना आ रहा है, तो यहाँ केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो पोर्शन होता है ना एपिथेलियल टिश्यूज का, ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है बेटा, इनवर्ड फोल्ड होता है, ठीक है, ताकि मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर सके। मल्टी सेल्यूलर सेल ग्लैंड्स मतलब भाई ऐसे ग्लैंड्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनकी लाइनिंग कर रहा है, अंदर की तरफ है ये, है ना, ऑर्गन के। पैनक्रियाटिक ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर भी, इनकी फॉर्मेशन करके ये कर क्या रहा है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगा हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक HCl एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है ना, पेप्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है ना, म्यूकस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सीक्रेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, कौन सीक्रेट करेगा, ग्लैंड ही तो सीक्रेट करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक। ऑलराइट, फिर पैनक्रियाटिक ट्यूब्यूल, पैनक्रियाज क्या करते हैं बेटा, पैनक्रियाज भी तो पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कौन कौन से, ट्रिप्सिन हो गया हमारा, ठीक है, अमाइलेस हो गया, लाइपेस हो गया, इनकी ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं कुछ जिसको ये सीक्रेट करते हैं। कौन सा, ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस, इनके ये सीक्रेशन करते हैं। ये क्यों सीक्रेट करते हैं इनको, ये हेल्प किस चीज में करते हैं, देखो फैट्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो जूसेस हैं ये फैट्स को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की लाइनिंग की ये फॉर्मेशन करता है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेंसरी एपिथेलियम की। कहीं ना कहीं भाई सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है ये, है ना। कितने सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे। कौन कौन से, आईज है, नोज है, टंग है, स्किन है और ईयर्स हैं, ठीक है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब जो सेंसरी एपिथेलियम सेल्स होते हैं बेटा, ये सेंसरी सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से सेंसरी सेल्स की, कि भाई वो सेंसरी सेल्स जो स्टिमुलाई यानी कि मैसेजेस को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे कि जैसे स्किन है ना, स्किन के ऊपर लेयर है, अब क्या है, कुछ गर्म होगा, ये कुछ ठंडा होगा, अचानक से हमको पता चलेगा, है ना, चलता है पता, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी टंग पे, हमको टेस्ट के बारे में पता चलता है, राइट। और फिर हमारी आईज के अंदर रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, रेटिना के ऊपर। रॉड सेल्स और कोन सेल्स क्या होते हैं बेटा, कोन सेल्स जो होते हैं ये कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। हमें जो कलर्स नजर आते हैं ना, वो हमें कोन सेल्स की वजह से नजर आते हैं, और रॉड सेल्स अंधेरे में भी हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रॉड सेल्स, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारा इंटरनल ईयर है, वहां पर कॉटाई होता है, ठीक है, जिससे कि हमें वो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, और हमें सुनाई देता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये मैसेज को रिसीव कर रहा है। ऑलराइट, तो सेंसरी एपिथेलियम क्या कर रहे हैं, कौन से सेंसरी सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं, सेंसरी एपिथेलियम के बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही होते हैं, ठीक है।
जैसे स्किन एपिथेलियल सेल्स हमारे हो गए, ये अरेंज्ड होते हैं बहुत सारी लेयर्स में। लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, ताकि भाई वियर एंड टियर यानी कि कटने से बचाए, ठीक है, कटे या फटे उससे हमें बचाए। अगर हमारी एक लेयर फट भी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि हम मर जाते हैं, है ना। कभी स्किन के ऊपर कटा जाता है, कभी हमारे होठ फट जाते हैं ना, स्किन फट जाती है कई बार, तो वो वियर एंड टियर से बचाते हैं कि भाई एक लेयर अगर फट गई तो नीचे की अभी और भी लेयर्स है, तो इससे किसी तरह का हमारी बॉडी को हार्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है, लेयर के पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं एपिथेलियम की, जिसको कि हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। ऑलराइट, जिसको कि हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या है? देखो, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे नाम से पता चल रहा है ना कि भाई कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसका कनेक्शन हो रहा है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको ये आपस में, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, जैसे बोन को बोन के साथ, है ना, बोन से मिली हुई ना हमारी बॉडी में, ठीक है, बोन को मसल के साथ, है ना, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, लेकिन कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यूज ही तो उनको कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? देखो, पहले पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं बहुत, ठीक है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, मसल को बोन के साथ, है ना, टिश्यूज को आपस में बाइंड अप कर रहा है, और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है इसके? देखो, जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लिविंग होते हैं, याद रखना बेटा, लूजली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, है ना। अब ये जो सेल्स हैं भाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये जो टिश्यूज हैं, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्टेड है। अगर इनके बीच में मान लो सेल्यूलर स्पेस है या नहीं है, या नेग्लिजिबल अमाउंट में है, एक टिश्यू तो दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट होगा ना। अब कैसे कनेक्ट होगा? कि सेल्स जो होते हैं कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं। अब ये सब्सटेंसेस जब सेल सीक्रेट करता है तभी तो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मान लो एक ईंट दूसरी ईंट के साथ कनेक्टेड होती है, कैसे? जब सीमेंट उसमें हम लगा देते हैं। अब ये जो सीमेंट इसमें लगाया है ना, ये सीमेंट के अंदर भी तो कुछ सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कहां पर एम्बेडेड होते हैं, कहां पर ये इंसर्टेड होते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस में। जहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस होगा ना, उसमें ये इंसर्टेड होंगे। भाई देखो ना, खुद सोचो ना, बोन जो है, बोन भी तो सेल से बनी है ना। हर एक सेल एक दूसरे से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना। कुछ सब्सटेंसेस, सेल जो है सेल से जुड़ रहा है, टिश्यू जो है टिश्यू से जुड़ रहा है ना। तो वो जुड़ कैसे रहा है? कोई तो सब्सटेंस होगा उसमें एम्बेडेड जिसने इन दोनों को जोड़ा है ना। अब वो सब्सटेंस किसी भी टाइप का हो सकता है, वो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? भाई जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, वही मैट्रिक्स है। जैसे सीमेंट हो गया, तो वॉल का जो मैट्रिक्स है वो सीमेंट हुआ, वो सब्सटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ब्रिक्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो सीमेंट है, वो किस किस टाइप का हो सकता है? भाई वो फ्लूइड भी हो सकता है, वो डेंस यानी कि गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है यानी कि हार्ड भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, डिपेंड करता है कि भाई वो जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड होगा। बात समझ आई? फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो जैसे ब्लड है हमारा, ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आ जाता है, फ्लूइड की फॉर्म है ना वो, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। साथ के साथ लिखते जाना बेटा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो कॉमनली इसको पैकिंग टिश्यू भी बोला जाता है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पैकिंग टिश्यू भी बोला जाता है। अब ये मेन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एरियोलर टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, एंड थर्ड इज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू,
फाइब्रस टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अगर एरियोलर टिश्यू की या लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे ना, तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये हमारे ऑर्गन्स को, मसल्स को और बहुत सारे टिश्यूज को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और किस चीज में हेल्प कर रहा है कि भाई स्किन को स्किन के साथ बाइंड अप करने में ये हेल्प कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक मेजर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, और उस मेजर स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिल सके, एनिमल बॉडी को एक सपोर्ट मिल सके, ठीक है। एरियोलर टिश्यू के बारे में हमने जाना। फाइब्रस टिश्यू देख लेते हैं। फाइब्रस टिश्यू दो टाइप के होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडन्स का क्या काम है कि भाई ये जो स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू और मसल को एक साथ ये बाइंड अप करता है उसको, ठीक है, ये मसल को और स्केलेटल टिश्यू को बाइंड अप करता है। एग्जांपल इसके कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ठीक है। कार्टिलेज का क्या काम है, बोन को बोन के साथ ज्वाइन करना कार्टिलेज का काम है। अगर मान लो बोन के साथ डायरेक्ट ज्वाइन होती, कार्टिलेज नहीं होता, तो क्या होता, हमारे लिए मूवमेंट सिंपल होती नहीं होती, हमारे लिए मूवमेंट टफ हो जाती, ठीक है। तो बोन जब बोन से ज्वाइन होती है तो बीच में वो उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, उनको कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा है। फिर लिगामेंट्स आ जाते हैं। लिगामेंट्स जो हैं वो स्केलेटल टिश्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के साथ, जैसे हमारी बोन्स हैं, है ना। अब ये बोन भी बहुत सारे, एक बोन बहुत सारे सेल से मिलके बनती है, ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि हार्ड सब्सटेंस है उस सेल का, है ना। तो ये जो सेल हैं बोन के, उनको कौन जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, जहाँ पर फैट की स्टोरेज होती है, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं जहाँ पर फैट की स्टोरेज होती है। ऑलराइट, तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना। स्केलेटल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, ये कार्टिलेज और बोन दोनों मिलके स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज और बोन दोनों मिलके स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं। अब कार्टिलेज का क्या काम है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी पार्ट्स को, है ना भाई। बोन देखो, ये बोन, दो बोन्स हैं, ये आपस में जुड़ी हुई है, मान लो यहाँ पर कार्टिलेज है, ठीक है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बोन को मिल रही है ताकि हम इजीली मूव कर सके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और स्मूथ बोन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जॉइंट्स पे, ठीक। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, देखो, नोज पे, ईयर पे, ठीक है, ट्रैकिया में, लारिंक्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है हमारा, ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, और लारिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहां से आवाज निकलती है, ठीक है। तो ट्रैकिया में, लारिंक्स में ये प्रेजेंट होता है, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लारिंक्स। और बोन क्या होता है बेटा, बोन बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम बोन्स आर हार्ड। तो फॉस्फोरस और कैल्शियम बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हमारी हार्ड होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि दूध पीना चाहिए, ठीक है, दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो दूध पिया करो भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ताकि हड्डियां मजबूत हो, है ना। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, ब्लड और लिम्फ, है ना, दो टाइप का होता है हमारा, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर कैसा मैट्रिक्स होता है भाई, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। देखो, ब्लड के अंदर WBC भी है, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लाज्मा भी है ना, और बहुत सारे सब्सटेंसेस है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। अब जो RBC होता है ना बेटा, रेड ब्लड सेल्स, उसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप होती है उसकी, ठीक है। WBC की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो ये जो फ्लूइड फॉर्म में हमें ब्लड दिखता है ना, जो फ्लूइड फॉर्म में दिखता है वो प्लाज्मा होता है। तो ऑलमोस्ट 55% प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अदर एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो 4.2 to 6.2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। WBC की व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो 5 to 10,000 हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 250 to 400,000 हमारे पास प्लेटलेट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके ब्लड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट, जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया 55% यानी कि 2.75 लीटर,
वाटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर 91 to 92%, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये ज्यादा टाइप्स पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना। फिर नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में ही होते हैं, जिसका फिल्ट्रेशन होता है ना। फिर उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी सब्सटेंसेस जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारा ब्लड में पूरा मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके जाता है, वेस्ट मटेरियल लेके जाता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस लेके जाता है, ठीक है। अब ब्लड कॉर्पुस्कल्स की हम बात करते हैं कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो है वो किस चीज में हेल्प करता है बेटा? रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, वो क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है और उस ऑक्सीजन को अपने साथ किसके पास लेके जाता है? सेल के पास लेके जाता है कि चलो 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 सेल के पास चलो तुम। उस ऑक्सीजन को वो सेल के पास ले जाता है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा ना, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा और एनर्जी की भी फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन करेगा और वाटर भी प्रेजेंट की भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो तो हमने यूज कर ली, है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो हमने जो है एक्सेल आउट कर दी, है ना, उसको हमने लंग्स के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया, एक्सेल कर दिया, ठीक है। तो आरबीसी किस चीज में हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है बेटा? इसकी कोई फिक्स शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि ये फाइट करता है, डिजीजेस से हमको बचाता है, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है ना, तो जो डब्ल्यूबीसी है ना वो उसको एनगल्फ कर लेता है। वो जो एक बार में एनगल्फ कर लेता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, एक बार में पूरा का पूरा सब्सटेंस, भाई हम खाना तोड़ तोड़ के खाते हैं, लेकिन इसमें एक सब्सटेंस को एक बार में एनगल्फ करने के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है? एक सब्सटेंस को एक ही बारी में एनगल्फ कर जाता है, डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? ब्लड की क्लॉटिंग में। चोट लग जाती है हमको, है ना, तो देखा होगा आपने, कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है? ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से आती है, ठीक है। टेंडन्स और लिगमेंट्स में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगमेंट। तो बेटा देखो, टेंडन जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और लिगमेंट जो होते हैं ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये टेंडन्स मसल को ज्वाइन करते हैं बोन के साथ, ठीक है। टेंडन मसल को ज्वाइन करेंगे बोन के साथ, और लिगमेंट क्या करते हैं बेटा? बोन को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेंडन्स हैं ये किससे बन रहे हैं? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से टेंडन्स बन रहे हैं। और लिगामेंट किससे बन रहे हैं बेटा? ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। टेंडन्स, बोन बन रही है ना हमारी, ठीक है, ऑलराइट। आगे देखो भाई, ठीक, तो ये तो देखने की अब जरूरत नहीं है ज्यादा, लिम्फ देख लेते हैं। देखो अब हमारे जो बॉडी होती है ना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरीज, उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत, पूरी बॉडी में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है हमारी। अब छोटे छोटे पोर्स हैं, तो कुछ सब्सटेंसेस जो है ना उन पोर्स से बाहर आ जाते हैं। जैसे मान लो ये ब्लड कैपिलरी है हमारी, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स है। अब क्या है ना, आरबीसी वगैरह जो है, देखो ये तो बड़े बड़े हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे वैसे तो प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, लेकिन प्लाज्मा हो गया, है ना, कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन के, और सब्सटेंसेस होते हैं, वो इन पोर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस पोर से बाहर आ गए तो, और WBC, ठीक है, तो प्लाज्मा भी बाहर आ गया, ठीक है, WBC भी आ गए, कुछ फाइन पार्टिकल्स प्रोटीन के भी आ गए, और भी कुछ चीजें आ गई, तो ये कैपिलरी से बाहर आ गई। अब ये कहाँ, अब ये बाहर आके जो बाहर सेल्स होते हैं ना बेटा, उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उन स्पेस में जाके ये वहां पर ये फिल हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर ये जमा हो जाते हैं, ठीक है, एकोमोडेट हो जाते हैं वहां जाके, ठीक है। अब यहाँ जाके ये एकोमोडेट हो गए, यहाँ जाके ये फिल हो गए। अब क्या होगा, क्या ये यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो लिम्फ है यहाँ पर जमा हो जाए जाकर, तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि
सडनली वहां पर उस पार्ट में जो है स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो फिर ये लिम्फ क्यों ज्वाइन आया भाई बाहर, ये तो गलत बात है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे सेल से कुछ ऐसा वायरस, ठीक है, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज होते हैं जो कि अगर यहाँ पर रह जाएं तो हमें बीमार कर सकते हैं। तो ये जो लिम्फ होता है ना बेटा, ये लिम्फ वेजल होती है, कहीं एक जगह जाकर बनती है और ये जितना भी लिम्फ होगा ना ये इस लिम्फ के अंदर चला जाएगा। अब जो लिम्फ वेजल होती है ना ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लिम्फ जो है वो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इस तरह से बनती है कुछ। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और इस तरह से यूनी डायरेक्शनल होता है। तो जैसे लिम्फ यहां से आया, लिम्फ यहां से आ रहा है, अब क्या होगा, अगर ये वापस जाना चाहेगा ना तो ये क्लोज हो जाएंगे, इसको वापस नहीं जाने देंगी। और ये सारे का सारा जो लिम्फ होता है ना, फिर लिम्फ एक जगह कहीं हार्ट के पास जाके कनेक्ट होता है और हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है, मतलब लंग्स के पास जाके कहीं पे एक जगह जाके ये कनेक्ट हो जाता है। अब इसका काम क्या है, अब इसको ध्यान से सुनो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या है लिम्फ का, कि भाई जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको बचाता है ये, ठीक है। और जहां जहां भाई WBC जाते जाएंगे, इसके साथ WBC जा रहे हैं तो कहीं पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी मिला तो ये WBC क्या उसको एनगल्फ करते हुए जाएंगे और हमारा जो है मेटाबॉलिज्म वो बना रहेगा, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें प्लाज्मा और WBC होते हैं। लिम्फ क्या करता है, हमारे ब्लड से हमारी कैपिलरीज में जाता है, ब्लड कैपिलरीज से हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर जाता है और फिर वहां से लिम्फ वेसल के अंदर चला जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया, ठीक है। अब ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ये जो मटेरियल है ना, ठीक है, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है कि भाई टिश्यूज के बीच में जो मटेरियल है और ब्लड के बीच में जो मटेरियल है, और क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से ये बचा रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो इतना ही अभी आपके पास लिम्फ में है, नेक्स्ट क्लास में जाके आप और डिटेल में जानोगे, ठीक है। अभी से ज्यादा आपको नहीं जानने की जरूरत। तो बोन और कार्टिलेज की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। देखो, बोन जो होती है ये हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हमारी ईयर लोब्स हैं, ये है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ये है ना, एयर जो है ये हमारे फ्लेक्सिबल हैं, तो ये कार्टिलेज से बने हैं, ठीक है। तो बोन्स जो होते हैं हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स में, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। बोन के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होंगी और कार्टिलेज में कैविटीज एब्सेंट होती हैं। बोन जो होती हैं ये पोरस होती है और कार्टिलेज जो होते हैं ये नॉन पोरस होते हैं। भाई ऑब्वियसली जब ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ से इसमें पोर्स होंगे, ठीक है। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। अब ब्लड और लिम्फ में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि ब्लड में और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। ब्लड बेटा रेड कलर का होता है, लिम्फ जो होता है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, पेल येलो भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन आप व्हाइट याद कर लेना अभी, ठीक है। ये कहाँ फ्लो करता है, हमारी ब्लड वेजल्स में फ्लो करता है ब्लड, लेकिन लिम्फ जो है वो लिम्फ वेजल्स में फ्लो करता है, अलग से ही होती है लिम्फ वेजल, ठीक है। अब आरबीसी, देखो ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, लेकिन लिम्फ के अंदर WBC था, है ना, प्लाज्मा था, लेकिन आरबीसी प्रेजेंट नहीं थे लिम्फ के अंदर। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है ब्लड में और लिम्फ में। मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। देखो, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना बेटा, इसमें इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मसल सेल्स बोलते हैं। अगर आप देखोगे, देखो कार्डियक मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, इनको अगर आप देखोगे ना तो आपको इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे होंगे, है ना, लंबे लंबे सेल्स नजर आ रहे होंगे। अब ये जो टिश्यूज हैं ये बॉडी की अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो मसल्स होते हैं इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन कौन सा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रोपोरिन प्रेजेंट है, ट्रोपोमाइसोसिन प्रेजेंट है, ठीक है, और जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो पाते हैं और रिलैक्स भी हो पाते हैं, जिससे कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम इजीली मूवमेंट कर पाते हैं। ऑल राइट,
ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। तो बेटा इनके स्ट्रक्चर, मसल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसके टिश्यूज के बेसिस पर इसको 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्राइप मस्कुलर टिश्यू बोल लो, या वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू बोल लो, या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू बोल लो, एक ही बात है, इसमें से कुछ भी बोल लो। अगर मैं स्ट्राइटेड की बात करूंगी तो ये इनको देखो, दे आर कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। क्यों स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है? क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, किसके साथ अटैच्ड होते हैं? ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब इनको स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स की स्ट्राइटेशन है। आपको दिख रहा होगा लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स की स्ट्राइटेशन है, जो कि पैरेलली अलाइंड है ना, पैरेलली एक दूसरे के अलाइंड है ये, इसीलिए स्ट्राइटेड मसल इनको कहते हैं। लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं, पैरेलली अलाइंड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ये बेटा वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि वॉलेंट्री का मतलब हम अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से इनकी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो लॉन्ग होते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन इनमें ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होते हैं, और न्यूक्लियस काफी सारे दिख रहे होंगे ना। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, स्ट्राइटेड की हमने बात की। अब इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज की, या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कह लो, या अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू कह लो, आप कुछ भी कह लो। ठीक है, अब हार्ट को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये स्ट्राइटेड टिश्यू के अंदर आ जाता है। ये कंपैरिजन है। स्मूथ मसल में हमारे पास ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात आ रही है। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स होते हैं इसके, ये हम अपने विलिंगनेस से इसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, ये खुद से अपना वर्क जो है वो करते रहते हैं, इसकी मूवमेंट खुद से चलती रहती है। इनको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये किसके साथ अटैच होते हैं? जो स्मूथ ऑर्गन्स होती है ना हमारी, उनके साथ ही अटैच होते हैं। जैसे विसरल ऑर्गन है, ठीक है, स्मूथ ऑर्गन्स जिनको हम स्मूथ ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके साथ ही अटैच होते हैं। ये अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्यों अनस्ट्राइटेड होते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइटेशंस प्रेजेंट ही नहीं है बेटा, एब्सेंट है। इसमें देखो स्ट्राइटेशंस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मत देखना, यहाँ देखना, ये है तुम्हारी। ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स आपको देख के पता चल रहा होगा, लॉन्ग है ना, एंड्स पे पॉइंटेड है ये, है ना, देखो एंड्स पे पॉइंटेड है ये, स्पिंडल शेप्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा होगा, इसमें कई सारा न्यूक्लियस है। ठीक है, सॉरी, एक सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर, हर एक सेल के अंदर सिंगल है। तो वो जो हमारी स्ट्राइटेड मसल थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, और ये हमारी यूनी न्यूक्लिएटेड है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारी एलिमेंट्री कैनल के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, आयरिस के अंदर पाए जा रहे हैं, आई के यूरेटर के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो ब्रोंकाई हैं हमारे लंग्स के, जो मतलब लंग्स के अंदर ऐसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा ना, ये लंग्स हैं, तो ये क्या है हमारे, ये ठीक है ब्रोंकाइस हैं ये हमारे। ठीक है, तो ये ब्रोंकाइस के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक, आई का जो आयरिस है वहां पाए जा रहे हैं, यूरेटर के अंदर पाए जा रहे हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ऑल राइट, तो हमने देखा कि भाई ये वो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर जो कि इनवॉलेंट्री है, जो हमारे उसमें नहीं है, मतलब हम अपनी विलिंगनेस से नहीं करते हैं, ये हमारी बॉडी इन फंक्शंस को खुद से परफॉर्म करती रहती है ना। ऑल राइट, अब कार्डियक मसल की हम बात करते हैं या टिश्यू की बात करते हैं, है ना। कार्डियक मसल टिश्यू कह लो या स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू कह लो। स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री दोनों इसके अंदर आ गए, स्ट्राइटेड भी होंगे और इनवॉलेंट्री भी होंगे। ठीक है, तो भाई स्ट्राइटेड का क्या काम होता है? देखो वहां पर लोकोमोशन होती है, मूवमेंट्स होती हैं, तो हार्ट की भी तो मूवमेंट हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है हार्ट के अंदर भी, तो स्ट्राइटेड मसल है, ऐसे याद रखना। और इनवॉलेंट्री क्योंकि हमारी विलिंगनेस से नहीं, अपनी मर्जी से काम कर रहा है ना, अपने हिसाब से ये जो है हार्ट बीट हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो इनको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है क्योंकि
ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो रिस्ट्रिक्टेड वॉल होती है हार्ट की, जो नीचे वाली लेयर होती है ना बेटा, ऊपर वाले नहीं, उसकी सेकेंडरी लेयर होती है, उसके नीचे लेयर होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मसल टिश्यूज जो हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से इनको स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू क्यों बोला जा रहा है? सिंपल, क्योंकि एक तो इसमें स्ट्राइटेशंस है ना, पैरेलली अलाइंड है। दूसरा इनवॉलेंट्री की हमारी विलिंगनेस से नहीं, ये खुद से इसका जो मूवमेंट है हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये खुद से प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है इनको। अब हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ये आप अगर देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल नजर आ रही होंगी बेटा, ब्रांच नजर आ रही होंगी, है ना, और यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी कि हर एक सेल के अंदर एक एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने देखा कि भाई जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स थी वो यूनि न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, और जो वॉलेंट्री मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें कई सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, नर्व टिश्यू की अब हम बात कर लेते हैं बेटा। तो ये जो नर्व टिश्यू होता है, इसके अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, और इन नर्व सेल्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करना, ठीक है, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना, ठीक है, स्टिमुलस को बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो नर्व सेल्स इस काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि भाई मैसेजेस को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो देखो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नर्व टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। ऑलराइट, हर एक न्यूरॉन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम देखेंगे ये क्या है बेटा, ये सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी या साइटोन, इसे साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है आपको, और साइटोप्लाज्म है, ठीक है, अंदर, और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, दानेदार। ऑलराइट, तो अभी आपको मेन साइटोप्लाज्म पढ़ना है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टर्मिनल तक जा रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक, और इसको हिलॉक, और इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, दिस इज एक्सॉन हिलॉक एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, टिप पे एकदम लास्ट में। ठीक है, और डेंड्राइट्स, यहाँ पर आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो साइटोन जो होता है, साइटोन के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से हमें हेयर लाइक जो है एक फाइबर्स जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहे होंगे कि भाई प्रोजेक्शंस निकल के आ रही है। ठीक है, हेयर लाइक पार्ट्स जो है यहाँ से अराइज हो रहे हैं इसके। ठीक है, ये क्या है, हेयर लाइक पार्ट्स क्या है बेटा, ये डेंड्राइट्स हैं, ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं, ये फाइबर्स हैं न्यूरॉन के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो भी मैसेजेस होगा ना, जैसे ये न्यूरॉन है, ये क्या करेगा बेटा, ये देखो केमिकल्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर तो जो भी मैसेज जाएगा इस न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा, लेकिन जैसे ही वो टर्मिनल पे पहुंचेगा ना, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होके और यहाँ केमिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब केमिकल की फॉर्म में वो मैसेज जो है वो रिलीज हो गया, इंपल्सेस जो है वो कन्वर्ट हो गई, केमिकल्स की फॉर्म में रिलीज हो गई, तो साथ में बिल्कुल टच नहीं होते, ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे होते हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से। तो ये केमिकल्स जो इसने रिलीज किया ना, जो सेकेंड न्यूरॉन होगा उसकी जो डेंड्राइट्स है ना, वो उस केमिकल को रिसीव कर लेगी। ठीक है, और जैसे ही वो डेंड्राइट्स उस केमिकल को रिलीज करेंगी, वो केमिकल वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूरॉन के एक पार्ट से टर्मिनल तक पूरा का पूरा वो जो है वो बहुत तेजी से यहाँ से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ओके, फिर एक्सॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, अंदर ही अंदर चल रहा है, ये ऊपर की कवरिंग को मत देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है, और ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, फ्रॉम न्यूरॉन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेल बॉडी से टर्मिनल तक लेके जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कवरिंग दिख रही होगी येलो येलो कलर की, ये माइलिन शीट होती है बेटा। ये माइलिन शीट क्या करती है कि ये जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं ना, इंपल्सेस जो भी ट्रांसमिट हो रही है ना, उसको रैपिडली वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। फिर आपको श्वान सेल भी नजर आ रहा होगा, ये श्वान सेल ही तो इस माइलिन शीट की जो है फॉर्मेशन कर रहा है।
माइलिन शीट, देखो बीच में श्वान सेल है, ठीक है, यहाँ से माइलिन शीट की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह से एक लेयर आती है इसके ऊपर, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर। फिर नॉड ऑफ रेनवियर, भाई एक माइलिन शीट से दूसरे माइलिन शीट के बीच में ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, नॉड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं नर्व सेल्स के। देखो पहला फंक्शन क्या है इसका कि भाई हमारी जो भी बॉडी एक्टिविटीज हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कि भाई हमारी बॉडी के जो भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी बॉडी फंक्शनिंग हो रही है उनके बीच में एक दूसरे के साथ उनको कोऑर्डिनेट करवा रहा है ना, कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या कर रही हैं बेटा, नर्व इंपल्सेस को कैरी कर रही हैं, ठीक है। साइटोन से जो सेल बॉडी थी ना, वहां से वो नर्व इंपल्सेस को कैरी कर रही हैं, और जो एक्सॉन होता है ना, वो उन नर्व इंपल्सेस को कैरी करता हुआ साइटोन से दूर लेके जाता है एक्सॉन टर्मिनल के पास, ठीक है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे के साथ अटैच तो है नहीं, थोड़े से डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन, ठीक है। अब ठीक है, वो जो जंक्शन है ना, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनैप, ठीक है। अब ये जो जंक्शन होता है, साइनैप क्या है, ये एक जंक्शन होता है, एक रीजन होता है जहां पर एक एक्सॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, और नर्व इंपल्सेस को वो ट्रांसमिट करता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा टिश्यू चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट से मेंशन करना बेटा, और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी आप कमेंट से मेंशन कर सकते हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।